नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन लेट ही आए, लेकिन आपके लिए क्लास लेकर जाएंगे। आपकी जो है क्लास का शेड्यूल हमने चेंज किया है थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा शेड्यूल ये चेंज किया है हमने। गुड इवनिंग एवरीवन। चेंजेस ये हैं आपके कि आपकी जो क्लास डेली हुआ करती थी, एक दिन छोड़ एक दिन होगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सेशन, इस वजह से, है ना। तो एक दिन छोड़ एक दिन आपकी क्लास होगी, मतलब अल्टरनेटिव डे में आपकी क्लास चलेगी ब्रह्मास्त्र। आज हमारा सेट पेपर नंबर 17 है। वैसे थंबनेल पर 16 दिख रहा होगा, मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, तो आज का सेट पेपर हम करवाने वाले हैं, आपका 17वां नंबर है। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 ब्रह्मास्त्र सीरीज का 17वां सेट पेपर है आज। ठीक है, आपका जो है एक दिन छोड़ एक दिन, मतलब ये मंडे आपका जो है, वेडनेसडे और आपका सैटरडे। ठीक, सॉरी, लेकिन आज तो थर्सडे हो गया, है ना। तो मंडे से आपका जो है मंडे, वेडनेसडे और आपका जो है एक है आपका थर्सडे, सॉरी, वेडनेसडे और फ्राइडे, इतने दिन आपकी जो है कंटिन्यूसली क्लास रहेगी। और संडे को, ठीक, आपका ब्रह्मास्त्र रहेगा। ठीक, और आज आपका मतलब ये कहें कि सैटरडे को आपका ब्रह्मास्त्र होगा, तो अल्टरनेटिव डे में चलेगा, डेली चलेगा, लेकिन मतलब डेली मतलब एक दिन छोड़ एक दिन चलेगा। जल्दी से शेयर कर दो, सभी लोग आ जाओ। आपका सेट पेपर स्टार्ट हो चुका है, 17वां सेट पेपर। थोड़ा सा हम थंबनेल चेंज कर दें इसका। ठीक है, क्या है कि थंबनेल के बिना बच्चे आएंगे नहीं, वही कहेंगे कि 16वां चल रहा है सर, तो 16वां ना होकर 17वां करना है। ठीक है, तो थंबनेल चेंज कर दें थोड़ा सा। और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बच्चों, सभी के लिए। 8 लोग ही जुड़े हैं अभी, सभी लोग आ जाओ। ज़्यादा क्लास ले लेते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, क्या करें। आपका ब्रह्मास्त्र जो है स्वास्थ्य बिगाड़ देता मेरा, इस वजह से एक दिन छोड़ एक दिन करवाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, डेली तो नहीं होगा, लेकिन आपका एक दिन छोड़ एक दिन होगा। जल्दी से हम इसका थंबनेल डाल दें। आपका 1 मिनट, बस हो ही गया, हो गया। ओके, डन। ठीक है, आ जाइए सभी लोग जल्दी से। गुड इवनिंग। शेयर कर दो भैया, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। 11 लोग आ गए हैं, सभी लोग आ जाइए। जय हिंद नवीन सर का लाडला भैया, बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें, आपका जो है ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, जैसा कि हमने बताया है कि आपका YouTube पर वीडियो क्लासेस फ्री हैं, लेकिन PDF आपको परचेस करनी पड़ेगी। PDF के लिए क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ेगा। उसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट व एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो वेबसाइट पर जाकर या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको क्या करना है? ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ जाना है ना। आपका PDF कोर्स जो है शुरू है, आपका सेट पेपर, जिसमें 60 सेट पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें 20 फुल लेंथ रहेंगे और 40 टॉपिक वाइज रहेंगे जो आपके चल रहे हैं। आपको PDF वही मिलेंगी जो यहां पर हम सेट पेपर आपके डेली करवाते हैं। ठीक है, प्रिंटेबल PDF रहेंगी सारी की सारी, और हर एक में 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्राइस है मात्र 299 रुपए। 299 रुपए में आपको 60 सेट पेपर मिल रहे हैं। कितने? 60 सेट पेपर मात्र 299 रुपए में। 299 में 60 सेट पेपर, वो भी डाउनलोडेबल है भैया। कहीं भी आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट करा लो, कुछ भी करा लो। ठीक है,
ये जो है 299 में आपका कंप्लीट सेट पेपर 60 सेट पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे मात्र 299। ये पीडीएफ के फॉर्म में रहेंगे। आपका जो है इसको आप जैसे आपका पेपर होना है ऑफलाइन होना है तो उसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया है, प्रोवाइड कराया है। ठीक, चलिए आगे बात करें बच्चों। आपके जो पीडीएफ के जगह आपका जो है प्रिंटेड नोट्स का बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर अपना कंटेंट लाइए, कंटेंट लाइए। तो देखिए हम आपके लिए कंटेंट भी लेकर आ गए हैं। कंप्लीट संपूर्ण एग्रीकल्चर कृषि के नोट्स, मटेरियल बहुत बढ़िया है आप उन लोगों के लिए एग्रीकल्चर टीए के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये जो नोट्स है स्पेशली टीए के लिए डिजाइन किए गए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ही डिजाइन किए। इसमें पूरा सिलेबस, अब आपको छोटी छोटी बातें कहकर सिलेबस में कुछ लोगों ने शॉर्ट में सिलेबस प्रोवाइड करा दिया। भैया शॉर्ट नहीं है सिलेबस, सिलेबस बहुत ज्यादा है। करीबन 1200 से 1500 पेजेस कवर किए हैं मैंने, है ना। जब मैं सिलेबस बनाने गया तो 1200 से 1500 पेज चले गए, इतना ज्यादा सिलेबस है एजीटीए का, है ना। तो संपूर्ण सिलेबस आपका जो है एजीटीए का आपको मिलने वाला है। सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। 65 नंबर का कंटेंट आपको यहां से मिलने वाला है। ठीक, मात्र 1500 रुपए में। और साथ में साथ जो बच्चे भटक रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास, जो ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हम लेके आए हैं, जिसमें आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, 40 प्लस टेस्ट मिलेंगे। प्राइस 1299 है, लेकिन अभी एक कूपन चल रहा है V125। आप V125 लगाओगे आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका जो है ये लगभग 900 साढ़े 900 का पूरा पैकेज पड़ जाएगा। और साथ में साथ 299 आपकी टेस्ट सीरीज है, जिसमें 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और आपके 30 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज भी आप बाय कर सकते हैं। उसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन और वेबसाइट का। वहां से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और लिंक से बढ़िया से जुड़ जाना है। ठीक, और लास्ट है आपका पीडीएफ। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि सर मैं प्रिंटेड नोट्स नहीं ले सकता, 1500 रुपए नहीं खर्च कर सकता, उनके लिए हमारा पीडीएफ पाठ्यक्रम के अनुसार पीडीएफ बंडल कोर्स भी है। कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स। प्राइस कितना है? 499 रुपए मात्र, जिसमें आपको कृषि, कंप्यूटर और यूपी जीके के नोट्स संपूर्ण रूप से मिलने वाले हैं। ठीक, चलिए ये हमारी वेबसाइट है, आपकी विजन एग्री एकेडमी के नाम से वेबसाइट मिल जाएगी आपका। हर हर महादेव भैया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो ऐड जरूरी है बच्चों, क्योंकि देखो फ्री की चीजें किसी को हजम नहीं होती है ना, तो ऐड जरूर करना चाहिए थोड़ा सा, है ना। अब जैसे आप लोग हो सेट पेपर से संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट हो, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप कहाँ भटकोगे? सर कॉल करोगे, है ना, तो सारी चीजें बता देते हैं कि आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो आपका जो है हमारी जो विजन एग्री एकेडमी ना तो एएफओ के लिए ना ही आपका किसी अदर एग्जाम के लिए, हम समर्पित हैं आपके एजीटीए के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या है आपका पूरी तरह से हमारा इंस्टीट्यूट है आपके समर्पण में एजीटीए। जो बच्चे, देखो मैं रियलिटी बताऊं ना, जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर लें, कोई भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं दे रहा है। मुझे टाइम लगा, मुझे नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम लगा। करीबन मार्च में वैकेंसी आ गई थी, मार्च से अब तक मैं नोट्स प्रिपेयर कर पाया हूं आपके एजीटीए के, एग्रीकल्चर के, है ना। तो कुछ ना कुछ तो मैंने टाइम लिया है, तो कुछ ना कुछ तो बेस्ट दिया होगा ना। ठीक है, मैंने तो ये तो नहीं किया था कि मार्च में कॉपी पेस्ट करके तुरंत से मैंने जो है आपको नोट्स प्रोवाइड के लिए ये लो भैया हमने जो है आपके लिए एजीटीए के नोट्स लेकर आए, ऐसा नहीं किया हमने पूरा प्रॉपर टाइम लिया, प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स तैयार किए, हर एक चीज बारीकी से देखी, ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो सके, आपका सिक्योर सिलेक्शन हो जाए। जय माता दी, है ना, माता रानी आप सभी का सिलेक्शन कराएंगे, है ना। बस पढ़ते रहिए, पढ़ना आपको है। देखो हम तो मेहनत करेंगे आपके लिए,
पढ़ना आपको पड़ेगा। हम तो आपके लिए जो बनेगा करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको है, ठीक है। इसमें हम नहीं कर सकते कुछ, वो आपको करना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है आज का कृषि का, ठीक। तो आज के टॉपिक है बेसिकली आपका जो है, आपका जो है पादप रक्षा। क्या है? पादप रक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? प्लांट प्रोटेक्शन है, ठीक है, पादप रक्षा है। तो कृषि में आपको पादप रक्षा के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, सुनिश्चित हो सके आपका, हमारा मकसद ये है कि जितने बच्चे हमसे जुड़े उन सभी का सिलेक्शन हो चुके। देखो मेरे पास ज्यादा बच्चे नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मेरा इंस्टीट्यूट इतना बड़ा नहीं है, ना ही मेरे पास ज्यादा बच्चे हैं। मेरे पास जितने हैं उनका सिलेक्शन कराना है। करीबन ऑफलाइन में 30+ बच्चे हैं और 30+ बच्चों का मुझे सिलेक्शन कराना है, मेरी गारंटी है ना, मेरी जिम्मेदारी है ये। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत काम करता हूं, ठीक है। आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? विनाशकारी कीट एवं पीड़क अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1914 में, 1920, 1937 या 1968? कर दो आंसर जल्दी से, जल्दी से कर दो आंसर, ए बी सी या फिर डी। सभी लोग शामिल हो सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस में, है ना। ऑनलाइन में तो देखो शामिल हो ही सकते हैं, ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल सही भैया, आपका डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914 में आया था। कब आया था? 1914 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, प्रश्न नंबर आपका 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस was discovered by which scientist? बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एस इसिबाता, बर्लिनर, फ्लेचर या फ्रिस्ट ने? किसने जो है आपकी बैसिलस या बीटी की खोज की थी, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस की खोज की थी? ए ललितपुर उत्तर प्रदेश से आपकी जो है लाइव क्लास है, बिल्कुल सही, एस इसी बता जो है इनने बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस की खोज की थी। ऑफलाइन के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश, हमारे पास हॉस्टल है, सारी सुविधाएं हैं, जो भी बच्चे आना चाहें आ सकते हैं ललितपुर। ऑफलाइन ललितपुर में, ललितपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस आपकी चलती हैं, ठीक है। ऑनलाइन तो देखो आपके लिए बैच है ही, बैचेस ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डब्ल्यूपी का संक्षिप्त रूप क्या है? वाटर पाउडर, वेटेबल पाउडर, वाटर पाउडर या नन ऑफ दीज? ये क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लांट प्रोटेक्शन से प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। बहुत दूर पड़ेगा, देखो दूर तो पड़ेगा, तो आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, दूर पड़ेगा तो। हॉस्टल 4000 रुपये फीस है पर मंथ। आपका कंप्लीट कोर्स है, 3000 रुपये फीस है कंप्लीट कोर्स की, एजीटीए के कंप्लीट ऑफलाइन कोर्स की। चलिए बताइए आंसर क्या हो? तो भैया वेटेबल पाउडर, डब्ल्यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेटेबल पाउडर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, साइनो गैस पंप एजा, साइनो गैस पंप एक है डस्टर, फ्यूमिगेटर, स्प्रेयर, इमल्सीफायर। साइनो गैस पंप क्या है? अब भैया आपके उपकरण भी दिए हुए हैं ना, उपकरण भी दिए हैं, तो उपकरण भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना, पादप रक्षा से संबंधित उपकरण है वो भी तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से ब्रह्मास्त्र सेट पेपर को आपको बाय कर लेना है, ठीक है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा?
आपका जो साइनो गैस पंप है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है भैया? फ्यूमिगेटर के रूप में किया जाता है। फ्यूमिगेटर या फिर कहें ध्रुमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? फ्यूमिगेटर या ध्रुमक। किसका? साइनो गैस पंप का फ्यूमिगेशन के लिए या फ्यूमिगेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है बच्चों, व्हाट इज द सुइटेबल टाइम फॉर डस्टिंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड ऑन द क्रॉप्स? फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने का उपयुक्त समय क्या है भैया? सुबह का समय मॉर्निंग टाइम, एट डस्ट टाइम गोधूली वेला, शाम का समय इवनिंग टाइम, आफ्टरनून या दोपहर का समय। बता दो आंसर कि भैया हमें फ्यूमिगेशन करना है, कीटनाशकों का छिड़काव करना है, डस्टिंग करनी है, डस्ट करनी है ना? तो आप किसका प्रयोग करोगे या फिर कहें भैया कब प्रयोग करोगे? डस्टिंग कब करोगे आप? बताओ जल्दी से भैया। तो अगर ये डस्टिंग करनी है तो सुबह के समय करेंगे ना बच्चों। कब करनी है? सुबह के समय, मॉर्निंग टाइम करनी है। व्हाट इज द सुइटेबल टाइम फॉर डस्टिंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड ऑन द क्रॉप? फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने का उपयुक्त समय क्या है बच्चा? आपका जो है मॉर्निंग टाइम है, सुबह का समय है, इवनिंग टाइम नहीं है भैया। आपका जो है सुबह का टाइम है। ए हैंगओवर क्या हो गया भैया? नागेंद्र मिश्रा हैंगओवर होगा है? हम बुंदेली में आ जाएंगे फिर। ठीक है, हैंगओवर नहीं करने हैं, पढ़ाई करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिलोमोनस सेक्स मैक्यूलेटा इज आ चेलोमोनस मोन्स सेक्स मैक्यूलाटा एक है परजीवी, शिकारी या प्रीडेटर है, पीड़क है या फिर कहें आपका विषाणु है? चेलोमोन्स सेक्स मैक्यूलाटा, चेलोमोन्स सेक्स मैक्यूलाटा क्या है भैया? आंसर कर दो भैया, क्या है? परजीवी है, प्रीडेटर है या फिर कहें पेस्ट है, पीड़क है या वायरस है? तो भैया प्रीडेटर है, शिकारी है। कौन है? शिकारी है। ठीक है, हाँ सिलेक्शन होगा भैया। अच्छा, हैंगओवर। हे भगवान, कैसे कैसे नाम लिखे हो आप लोग, है ना? हैंगओवर, ये तो आपका नाम है हैंगओवर जी। आपको अब हैंगओवर बोलेंगे। आपका नाम बता दीजिए। ठीक है, प्रीडेटर शिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। मस्ती मस्ती में क्लास लेनी है, सारे 100 क्वेश्चन हम मस्ती मस्ती में पूरे कर लेंगे, है ना? मस्ती मस्ती में पूरे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ऑफ मैंगो इज अ क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस? आम का निम्नलिखित में से कौन सा कीट संगरोध महत्व का है? मैंगो फ्रूट फ्लाई, आम फल मक्खी, मिलीबग, मैंगो हॉपर या स्टोन बीवल? पत्थर का घुन। जल्दी से बता दो कि कौन सा जो है कीट मैंगो में, आम में क्वारंटाइन महत्व का है? क्वारंटाइन महत्व या फिर कहें संगरोध महत्व का है? बताइए आंसर बच्चों। मिलीबग, 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 मिलीबग आंसर आ रहा है, लेकिन मैंगो फ्रूट फ्लाई है। क्या है बच्चों? मैंगो फ्रूट फ्लाई। आम फल मक्खी क्वारंटाइन महत्व का है। आम फल मक्खी, मिलीबग नहीं है, आम फल मक्खी है। ठीक, आम फल मक्खी। ठीक है, यहां पर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वारंटाइन महत्व का जो है आपका जो है क्या है? आम फल मक्खी है। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम कंफर्म करे दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना बच्चा, अभी हाल आपका जो है इसको कंफर्म करे दे रहे हैं हम गूगल बाबा के पास जाके। ठीक है, वैसे तो कंफर्म है। एक मिनट बच्चों,
फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, आपका मैंगो फ्रूट फ्लाई है क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस का, सही है आंसर, ठीक है। एक कौन मिलीबग लिख रहे हो, आम का फल मक्खी है राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8। एप्लीकेशन ऑफ स्टिकी बैंड अराउंड द ट्री स्टेम इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ, पेड़ के तने के चारों ओर चिपचिपी पट्टी का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी है? मैंगो, ओबीएस डिस्कनेक्ट हो गया है हमारा, चलिए मैं चेक करता हूं उसे। एक मिनट बच्चों, चलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, ओबीएस डिस्कनेक्ट हो गया था। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें तो बी, मैंगो मिलीबग क्या है आपका, पेड़ के तने के चारों चिपचिपी पट्टी का प्रयोग करते हैं, किसमें आपका मैंगो मिलीबग में, किसमें करते हैं, मैंगो मिलीबग में करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, विच वन इज नॉट बायोपेस्टिसाइड, कौन सा जैव कीटनाशी नहीं है, बायोनीम, बायोलिब, डिपेल, कार्वेरिल, कौन सा जो है आपका बायो इंसेक्टिसाइड है, बायोपेस्टिसाइड नहीं है। यहां पर है नहीं पूछा है, नहीं है तो बता दो भैया कौन सा, कार्वेरिल जो है बायोपेस्टिसाइड नहीं है। बायोपेस्टिसाइड कौन सा नहीं है बच्चों, कार्बेरिल नहीं है, कौन नहीं है, कार्बेरिल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट एक्सट्रैक्ट पेस्टिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे से निकाला जाने वाला कीटनाशक नहीं है, निकोटीन, पायरेथ्रिन, एल्ड्रिन, रोटेनॉन, बताइए भैया। तो यहां पर कौन सा पौधे से नहीं निकाला जाता, कौन सा इंसेक्टिसाइड कीटनाशक पौधे से नहीं निकाला जाता, तो भैया कौन सा ही निकाला जाता, एल्ड्रिन नहीं निकाला जाता, कौन सा ही निकाला जाता, एल्ड्रिन नहीं निकाला जाता। ऑप्शन सी यहां पर एल्ड्रिन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 लिखा हुआ है, यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट कम्स अंडर विच मेथड, कीटों के नियंत्रण के लिए प्रकाश जाल का उपयोग किस विधि के अंतर्गत आता है। प्रकाश जाल का प्रयोग करना है तो ये किस मेथड के अंदर में आएगा बच्चों, बता दो जल्दी से। ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण, कल्चरल कंट्रोल, सांस्कृतिक नियंत्रण, मैकेनिकल कंट्रोल, यांत्रिक नियंत्रण, या रासायनिक कंट्रोल, या फिर कहें आपका रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर अगर ये लाइट ट्रैप का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो वो क्या है आपका मैकेनिकल या यांत्रिक नियंत्रण है। क्या है भैया, फिजिकल मेथड है, यांत्रिक है, मैकेनिकल है, ठीक है। मैकेनिकल कंट्रोल कर रहे हैं हम, लाइट ट्रैप का प्रयोग कर रहे हैं तो मैकेनिकल जो है आपका हो जाता है, यहां पर आपका ऑप्शन सी मैकेनिकल कंट्रोल हो जाता है। क्लियर है। आज थोड़ा सा गले में दिक्कत थी, लेकिन हमने सोचा कि बच्चे देखो कल भी क्लास नहीं ले पाए थे हम, आज भी नहीं हो पाएगा तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, इस वजह से हमने सोचा कि कितनी भी परेशानी आए बच्चों को जो है क्लास देनी है ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमैटिक फंजीसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणालीगत कवकनाशी है। बोर्डेक्स मिक्सचर, मेटल एक्सिल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा आपका जो है सिस्टमैटिक फंजीसाइड है या फिर कहें आपका प्रणालीगत कवकनाशी। तो भैया मेटल एक्सिल जो है आपका क्या है, एक सिस्टमैटिक फंजीसाइड या फिर कहें आपका प्रणालीगत कवकनाशी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह से संबंधित नहीं है? कार्बेरिल, साइनाइड, एंडोसल्फान, फॉस्फोमिडॉन। किसका संबंध ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से नहीं है? तो भैया किसका संबंध नहीं है? फॉस्फोमिडाइन का नहीं है, फॉस्फोमिडॉन का नहीं है। बाकी जो आपके कार्बेरिल है, साइनाइड है, एंडोसल्फान है, ये क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर कर दो भैया सेशन को, ऐसे कैसे चलेगा सोलंकी जी? ठीक है, ज्यादा शेयर करो, हैंगओवर पूरा हैंगओवर उतार दो। जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दो तो हैंगओवर हो जाएगा सबको। किसका? विजन एग्री एकेडमी का हैंगओवर है ना, ब्रह्मास्त्र का हैंगओवर। ब्रह्मास्त्र सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए, सभी को लगना चाहिए ब्रह्मास्त्र, है ना। आप लोगों को तो लग ही चुका है, ब्रह्मास्त्र की लत सबको लगानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, एक्केरीसाइड आर यूज अगेंस्ट। एसेरीसाइड का उपयोग निम्नलिखित में से के विरुद्ध किया जाता है? भैया माइट के, बीटल के, मॉथ या बॉलवर्म के। किसके विरुद्ध हम एक्केरीसाइड्स का प्रयोग करते हैं? बता दो आंसर, ए, बी, सी या डी। हंसी क्यों आ रही आशीष कुमार जी? पूरे 30 सेकेंड का ऐड, क्या करें? माइट्स 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 माइट, बिल्कुल सही। एक्केरीसाइड किसके लिए प्रयोग करते हैं? आपके माइट्स के कंट्रोल के लिए। यही क्वेश्चन छपने वाले हैं पेपर में, याद रखना, है ना। प्लांट प्रोटेक्शन के 65 क्वेश्चन हमने बना दिए हैं, और भी बना के दे देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, इतने क्वेश्चन दे देंगे ना कि पेपर खुद का पेपर बनाने वाला कहेगा कि भैया विजन एग्री एकेडमी वाले ने छाप दिया है पेपर, है ना। तो सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर कि आपको यहाँ तो देखो 65 क्वेश्चन करा ही रहे हैं, आपका एक सेपरेट सेशन दे देंगे पादव रक्षा का। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्यूवेरिया बेसियाना इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ। ब्यूवेरिया बेसियाना का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? लीफ ग्रीविंग इंसेक्ट, पत्ती कुतरने वाला कीट, पॉड बोरर, फली छेदक। ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन सी है आपका। क्या है कि आपके ऑप्शन ढक गए हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर कहें दूसरे पेज पर पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन सी लिख लो, इंसेक्ट विच फाउंड इन सॉयल, मिट्टी में पाए जाने वाला कीट और गंधी बग। यहां पर सी है। ऑप्शन डी है गंधी बग। ब्यूवेरिया बेसियाना का नियंत्रण गंधी बग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? बता दो आंसर जल्दी से बच्चों। आंसर कर दो भैया। 15 का मैंने सारों ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। 15 का आंसर क्या होगा? तो भैया 15 का आंसर होगा गंधी बग। ब्यूवेरिया बेसियाना का प्रयोग गंधी बग के नियंत्रण के लिए किया था। किसके लिए? गंधी बग के नियंत्रण के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ ग्राउंड नट इज। मूंगफली का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है भैया? व्हाइट आंट है, व्हाइट ग्रव है, आर्मी बम है या रेट है? भैया तो सीरियस पेस्ट तो एक ही है। कौन सा है? लिख दो नाम, लिख दो जल्दी से नाम, कौन सा है? तो भैया वो है आपका व्हाइट ग्रव। मूंगफली का सबसे एक है खतरनाक कीट कौन सा है? तो भैया व्हाइट ग्रव है, सफेद ग्रव।
ठीक, ऑप्शन बी सफेद गर्भ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न नंबर 17। मेलाथियान इज क्लासिफाइड अंडर द ग्रुप ऑफ, मेलाथियान को निम्नलिखित समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कार्बामेट है, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है, का कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक है। भैया क्या है मेलाथियान, बता दो जल्दी से, जल्दी से लिख दो आंसर। होलोट्राइचिया कॉन्सेंगुनिया। बहुत बढ़िया दीक्षा सिंह जी, बहुत अच्छे। आपकी जो क्लास है, परेशान ना होए, अल्टरनेटिव डे में चलेगी। आज है तो कल नहीं होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, ठीक है। इस तरह से चलेगी आपकी क्लास, ठीक। थोड़ा सा क्या है, 2 घंटे की क्लास हो जाती है तो हम भी परेशान हो जाते हैं इस वजह से, और मेरी तबीयत ना बिगड़े इस वजह से एक दिन छोड़ एक दिन मैंने की है क्लास, ठीक है। और सभी लोग देखो बच्चों, ये है कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर आपका टाइम टेबल भेज दिया है कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ के आया करिएगा कि कौन सी क्लास कब होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आंसर बढ़िया से बनेंगे, ठीक। बताइए आंसर क्या होगा। मेलाथियान को निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत रखा गया है, तो भैया किस समूह में आता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। मेलाथियान क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, ठीक, या ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्या है, यौगिक है। बहुत बहुत धन्यवाद हैंगओवर जी, आपको हैंगओवर, अपना नाम लिख दो यार, हैंगओवर अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन है एनपीवी। भैया ये तो क्वेश्चन ही चला गया। एनपीवी इज यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ, एनपीवी का उपयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। भैया एफिड के लिए, ग्राम पॉड बोरर, चना फली छेदक, जैसिड, या फिर कहे आपका जो है चावल का तना छेदक, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। एनपीवी का प्रयोग किस लिए के लिए किया जाता है, बता दो आंसर जल्दी से। भैया हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में बता दो बोलते हैं, मैं भी वही बोलूंगा, बता दो, ठीक है। जल्दी से कर दो आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो एनपीवी का प्रयोग ग्राम पोडवेर, चना फली छेदक के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं भाई, अरे कमेंट में तो अपना नाम लिख ही सकते हो। हाँ, बहुत बढ़िया। ग्राम पोडवे चना फली छेदक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एनपीवी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज देखो पादप रक्षा है, प्लांट प्रोटेक्शन करनी है, प्लांट की रक्षा करनी है आज हमें। अगला क्वेश्चन है भैया, डेड हर्ट इन राइस प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय, चावल के पौधे में डेड हर्ट किसके द्वारा निर्मित होते हैं, गंधी बग द्वारा, स्टेम बोरर, तना छेदक, या टर्माइट या दीमक द्वारा, किसके द्वारा होते हैं। इसका एक और ऑप्शन है, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी देखते हैं हम। ऑप्शन डी है ग्रासओपर या टिड्डा। सीधा लिख दे रहे टिड्डा यार, सभी लोग हिंदी माध्यम वाले हैं यार, कोई ग्रासओपर वाला नहीं है, इंग्लिश माध्यम वाला नहीं है ना। तो बता दो आंसर क्या होगा। अवस्थी मौर्य जी बताइए, ये बताइए कि आपकी तबीयत खराब हो जाए आप क्वेश्चन ले लोगे। एएसीसी की क्लास में भी आता है, क्या आता है भैया सोलंकी, ये बताओ। आप बीमार पड़ जाओ क्लास ले लोगे, मजबूरियां होती हैं यार, है ना, मजबूरी होती है, इस वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं।
ठीक है। आपकी 2 घंटे की क्लास ली थी, उस बार से तबीयत बिगड़ गई थी, इस वजह से नहीं ले पाए थे, और इस वजह से अभी भी मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ आपका, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन आपकी क्लास ले रहा हूँ, है ना। डेली नहीं हो पा रहा है क्योंकि 2 घंटे की क्लास रहती है, और अभी गर्मी पड़ रही है, मेन चीज़ है गर्मी। तो गर्मी की वजह से आपकी जो क्लास है उस वजह से रुक जाती है। बाकी देखो दिक्कत कुछ नहीं है मुझे डेली क्लास लेने में। गर्मी ज़्यादा हो जाती, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी, 1 हफ्ते के लिए क्लास चली जाएगी, है ना, ये होता है। नागेंद्र मिश्रा, इतनी हंसी क्यों आ रही है? पेपर का टेंशन है इतना ज़्यादा ही कि समझ नहीं आता कि क्या होगा सर। आपको कंटेंट अच्छा है इसलिए वेट रहता है। देखिए अवनीश मौर्य जी, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको कंटेंट और भी मिल जाएगा, ठीक है। हम एसीसी का कॉपी नहीं किए हैं, वरना ये एसीसी का बोल रहे हैं, है ना। हमने प्लांट प्रोटेक्शन का ना प्रीवियस ईयर से उठाया है। चलिए बात करें बच्चों राइट आंसर की। यहां पर डेड हेड जो है टिड्डा या ग्रासहोपर के कारण होता है। किसके कारण होता है? टिड्डा के कारण, ठीक। टिड्डा के कारण जो है आपका डेड हर्ट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 20। अभी यार कमेंट आए लगे सर आप बोलते बातें ज्यादा करते हो। अब भैया आप लोग बातें करवाते हो तो करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओरोवेंचे एक है टोटल रूट पैरासाइट, कुल जड़ परजीवी है। टोटल स्टेम पैरासाइट, कुल तना परजीवी है। पार्शियल रूट पैरासाइट, आंशिक जड़ परजीवी, या पार्शियल स्टेम पैरासाइट, आंशिक तना परजीवी। बताओ आंसर क्या होगा? ओरोवेंचे क्या है? जल्दी से आंसर कर दो। ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? आंसर कर दो। ओरोवेंचे। ओरोवेंचे कैसा है? बताइए आंसर जल्दी से। टोटल रूट पैरासाइट है, आंशिक है, या फिर कहें पार्शियल है। तो देखो देखो बच्चों, आपका जो ओरोवेंचे है, ओरोवेंचे तो भैया क्या है? टोटल रूट है, कुल जड़ परजीवी है। कैसा है? कुल जड़ परजीवी है। अब बात करें भैया कुल तना परजीवी की, तो इसमें आपका कुस्कुटा आ जाता है। कौन आ जाता है? कुस्कुटा। कुस्कुटा आ जाता है कुल तना परजीवी में। आंशिक जड़ परजीवी में आपका आ जाता है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा, स्ट्रिगा। स्ट्रिगा जो है आपका किस में आ जाता है बच्चों? आपका पार्शियल रूट पैरासाइट, और पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आपका आ जाता है लोरेंथस। लोरेंथस जो है कैसा है आपका? पार्शियल स्टेम पैरासाइट, या फिर कहे आपका आंशिक तना परजीवी है, ठीक। टोटल रूट पैरासाइट है कुस्कुटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 है। 21वां प्रश्न दिया हुआ है सॉ फ्लाई डैमेज तोरैया क्रॉप एट। सॉ फ्लाई ने तोरैया की फसल को नुकसान पहुंचाता है। कब पहुंचाता है भैया? अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ, फसल वृद्धि के प्रारंभिक चरण में। फिलिंग ऑफ सिलिक्वा, सिलिक्को भरने के। मैच्योरिटी स्टेज, परिपक्वता अवस्था में। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कब जो है नुकसान पहुंचाता है आपका सॉफ्लाई? आरा मक्खी। आरा मक्खी कब नुकसान पहुंचाता है? बताओ आंसर क्या होगा? तो भैया आरा मक्खी कब नुकसान पहुंचाता है? आपका अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ, फसल वृद्धि के प्रारंभिक चरण में। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भैया।
सॉफ्ट फ्लाई डैमेज करता है, सॉफ्ट फ्लाई ने तुरई किस फसल स्टेज पर, तो फसल की वृद्धि के प्रारंभिक चरण में जो है नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 है, 22वां प्रश्न है, द बेस्ट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स टू ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। मानव के लिए सबसे अच्छे विषैले कीटनाशक निम्नलिखित समूह में आते हैं, ऑर्गेनोक्लोराइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट या सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें बच्चों, तो जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स होते हैं, कौन से सिंथेटिक पायरेथ्राइड जो समूह के जो आपके कीटनाशक हैं, क्या है सबसे अच्छे विषैले पदार्थ है, या फिर क्या ज्यादातर विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23, अंडर इरिगेटेड सिस्टम ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल बी, कीट नियंत्रण की एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत हम सांस्कृतिक और जैविक विधियों को अपनाते हैं। किसके अंतर्गत, आपका इंटीग्रेटेड इंसेक्ट बेस्ड कंट्रोल, या फिर कीट नियंत्रण एकीकृत प्रणाली में। ऑप्शन बी है आपका बायोलॉजिकल एंड लीगल मेथड, आपके जो है जैविक और कानूनी तरीके, फिजिकल एंड केमिकल मेथड है, सभी प्रकार की विधियां। तो भैया एकीकृत में तो हम सभी प्रकार की विधियां अपनाते हैं, तो ऑप्शन डी आपकी, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल हो, सभी का प्रयोग किया जाता है भैया एकीकृत में, है ना। एकीकृत में सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज अन इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप। इनमें से कौन सी कीट जाल फसल है। अरहर है, पैडी या धान है, भिंडी या पोटैटो आलू है। बताइए आंसर, यहां पर जाल फसल कौन सी है, ट्रैप क्रॉप कौन सी है। जाल फसल कौन सी है यहां पर। जाल फसल बताइए कौन सी है यहां पर। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी एफ डी। तो भैया सीधी सी बात है, भिंडी। भिंडी किस में भी जाती, कपास में जाल फसल के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक, यहां पर 19 का जो है आपका आंसर बताना चाहेंगे तो बी है, स्टेम बोरर है, तनाछेदक। तनाछेदक के कारण जो है आपके क्या होते हैं, डेड हर्ट होते हैं। ठीक है, तनाछेदक के कारण होता है यहाँ पर। ग्रासों पर तो लगता भी नहीं है उसमें, है ना। तनाछेदक वो क्या है, ऑप्शन में कंफ्यूजन थी, इस वजह से आपका गलत आंसर हो गया। आपका 19 का वी है, तनाछेदक स्टेम बोरर है। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक, गेंदा भी होती है, हाँ गेंदा भी आपकी ट्रैप क्रॉप है, और भी फसलें हैं भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, हॉपर बर्न इज द रिजल्ट ऑफ अटैक ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट। हॉपर बर्न निम्नलिखित कीटों के हमले का परिणाम है। ग्रास हॉपर, सुगर कैन, लीफ हॉपर गन्ना पत्ती फुदका, ब्राउन प्लांट हॉपर भूरा पौधा हॉपर, या ग्रीन लीफ हॉपर किसका, हरी पत्ती हॉपर। हॉपर बर्न किसका, किसके अटैक का रिजल्ट होता है, किसके कारण होता है हॉपर बर्न। हॉपर बर्न किसके अटैक के कारण होता है भैया, जल्दी से लिख दो। हॉपर बर्न किसके कारण होता है।
बता दीजिए आंसर क्या होगा। हॉपर बर्न किससे होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर की बात करें तो शुगर कैन लीफ ऊपर, गन्ना पत्ती फुदका के कारण हॉपर बर्न होता है। किसके कारण? गन्ना पत्ती फुदका। हॉपर बर्न निम्नलिखित किस किस कीट के अटैक से होता है? आपका गन्ना पत्ती फुदका के कारण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द डार्क येलो ट्राइंगल ऑन इंसेक्टिसाइड कंटेनर इंडिकेट, कीटनाशक कंटेनर पर गहरे पीले रंग का त्रिकोण इंगित करता है हाईली पॉइजनस, अत्यधिक जहरीला, पॉइजनस, जहरीला, मीडियम पॉइजनस, मध्यम जहरीला, लेस पॉइजनस, कम जहरीला। आपका जो येलो ट्राइंगल होता है वो क्या डिनोट करता है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? क्या हुआ राइट आंसर? गुड इवनिंग प्रवेश कुमार इटावा। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो बात करें बच्चों, तो जो आपका येलो है वो कैसा है? आपका हाईली पॉइजन, अत्यधिक जहरीला है। कैसा है? अत्यधिक जहरीला है। कैसा है? अत्यधिक जहरीला, हाईली टॉक्सिक होगा, ठीक, पॉइजनस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, एंटोमोपैथोजन वर्टिसिलियम लेकानी इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल के लिए? आपका जो आपका एंटोमोपैथोजन वर्टिसिलियम है, वर्टिसिलियम लेकानी है, वो उसका प्रयोग किसके लिए, कंट्रोल के लिए किया जाता है? एंटोमोपैथोजन वर्टिसिलियम लेकानी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका बोरर पे छेदक कीट, एफिड, लीफ माइनर और टर्माइट। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? 27 का आंसर कीजिए, कर दीजिए। तो भैया जो आपका ये कहें वर्टिसिलियम लेकानी है, वर्टिसिलियम लेकानी ये किसके नियंत्रण के प्रयोग किया जाता है? आपका एफिड के नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसके लिए? एफिड नियंत्रण के लिए, एफिड नियंत्रण के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। साइपरमेथ्रिन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड? साइपरमेथ्रिन कीटनाशक के किस समूह से संबंधित है? ऑर्गेनोक्लोरिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोकार्बामेट या सिंथेटिक पायरेथ्रोइड? आपका साइपरमेथ्रिन कीटनाशक किस समूह से संबंधित है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? देखिए एक क्वेश्चन था हॉपर बर्न वाला, ठीक है। हॉपर बर्न वाला क्या था कि वो बीपीएससी से था, तो आंसर की उसकी जो है गलत वो हो गई है, ठीक। इसका जो है आपका 25वां है, हॉपर बर्न इज द रिजल्ट ऑफ अटैक ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट। तो ये भूरा पौधा हॉपर या फिर कहें ब्राउन प्लांट हॉपर से होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर से होता है, भूरा पौधा फुदका या हॉपर के कारण होता है हॉपर बर्न। ठीक है, ये धान में है।
इसमें मैं भी कंफ्यूज था, गलती से जो है आपका सी की जगह बी लग गया इसमें। ये बीपीएससी के पेपर से आंसर की से डायरेक्टली उठा लिया, इस वजह से रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहां पर 25 का बी हो जाएगा, यहां पर 25 का क्या हो जाता है बी, ब्राउन ब्राउन प्लांट हॉपर या भूरा पौधा हॉपर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है साइपरमेथ्रिन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड। साइपरमेथ्रिन किस ग्रुप में आती है, बताइए आंसर क्या होगा इसका, ए बी सी या फिर डी। तो बात करें बच्चों राइट आंसर की, इसका है आपका ऑर्गेनोफास्फो का सॉरी सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है। क्या है ये आपका सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है, आपका जो है सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है आपका कौन, आपका जो है साइप्रिमिड। ठीक, साइपर मैथिन क्या है, ऑर्गेनो और सॉरी सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है। सी राइट था, हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 29 है, डीडीटी वाज डिस्कवर्ड बाय। डीडीटी की खोज किसने की थी, जेडलर ने, पॉल मुलर, फेराडे या वैन डेर लिंडेन ने, किसने की थी, बताइए आंसर ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा यहां पर। तो बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो यहां पर जो है राइट आंसर हो जाता है आपका जो है पॉल मुलर। आपकी जो डीटी की खोज की थी वो किसने की थी, आपकी पॉल मुलर ने की थी। डीटी की खोज किसने की थी, आपका पॉल मुलर ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉर द कंट्रोल ऑफ टर्माइट, फॉर द कंट्रोल ऑफ टर्माइट एट व्हाट रेट व्हीट सीड इज ट्रीटेड विथ क्लोरोपायरीफॉस 20 EC। दीमक के नियंत्रण के लिए गेहूं के बीज को क्लोरोपायरीफॉस 20 EC से किस दर पर उपचारित किया जाता है, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो भैया 3 से 4 ml पर केजी सीड को उपचारित किया जाता है, कितना, 3 से 4 ml पर केजी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, द बायोफंजीसाइड ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड इन पिगन पी अगेंस्ट विच डिजीज। जैव कवकनाशी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अरहर में किस रोग के विरुद्ध किया जाता है, झुलसा, फ्यूजेरियम बिल्ड, पत्ती धब्बा या पीला सिरा मोजेक, किसके विरुद्ध किया जाता है, जैव कवकनाशी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग। तो भैया इसका प्रयोग हमारा किसके में किया जाता है, आपका फ्यूजेरियम बिल्ट या फिर कहें आपका उक्टा रोग, फ्यूजेरियम उक्टा में प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका 32वां प्रश्न है, माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरिया, जीवाणु का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन या फफूंद का अध्ययन। तो भैया माइकोलॉजी क्या कहलाता है, आपका फफूंद का अध्ययन या फिर कहें कवक का अध्ययन या फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका फफूंद का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका माइकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 है, ब्लैक टिप डिजीज ऑफ मैंगो इज। आम की ब्लैक टिप बीमारी होती है आयरन की कमी से, बोरॉन की कमी, जस्ता की कमी या फिर कहें प्रकाश संश्लेषण। तो भैया बोरॉन की कमी के कारण आपका क्या होता है, ब्लैक टिप डिजीज होती है। ब्लैक टिप डिजीज किससे होती है, बोरॉन की कमी से होती है। ठीक, किससे होती है, बोरॉन की कमी। ऑप्शन बी बोरॉन की कमी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कॉफी रस्ट आउटब्रेक अकर एट विच प्लेस। कॉफी रस्ट का प्रकोप किस स्थान पर होता है, भारत में, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम। तो भैया सबसे ज्यादा कहां पर होता है, श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका से भारत में आया था आपका कॉफी रस्ट। ठीक, कॉफी रस्ट कहां से आया था, आपका श्रीलंका से भारत आया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, हु इज द फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक। शुद्ध कल्चर तकनीक के जनक कौन है, शुद्ध कल्चर तकनीक के जनक कौन है, ब्रेफेल्ड है, मेहता, प्रीबोस्ट या टिलेट। शुद्ध
बताइए आंसर क्या होगा। शुद्ध कल्चर तकनीक के जनक, शुद्ध कल्चर तकनीक के जनक कौन है? तो भैया शुद्ध कल्चर तकनीक के जनक जो है भैया वो है कौन से? ब्रीफील्ड है। कौन है? ब्रीफील्ड जो है शुद्ध तकनीक या फिर कहें शुद्ध कल्चर तकनीक के जनक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। हु डेवलप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप? इसको पहला माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया था? एंटोन डिवेरी ने, एच.एफ. फ्लोर ने, ब्रीफील्ड, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। तो भैया पहले से पता है, 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि किसने किया था भैया माइक्रोस्कोप की खोज। तो ये एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, किसने? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, पहले माइक्रोस्कोप की। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फाइटोबैक्टीरियोलॉजी? भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? टीओ डायनर, के आर कीर्तिकर है, एम के पटेल है या के सी मेहता है? भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है भाई, बता दीजिए। तो ये एम के पटेल जी जो है, एम के पटेल क्या है आपके? भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के क्या कहे जाते हैं? जनक कहे जाते हैं। भारतीय फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? एम के पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। ओफ्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय नेमेटोड एंड मैनी अकर इन विच क्रॉप? ओफ्रा रोग नेमेटोड के कारण होता है और मुख्य रूप से मैनली अकर इन विच क्रॉप? मुख्य रूप से किस फसल में होता है? बार्ली में, राइस में या गेहूं में या मेज में? तो भैया ओफ्रा रोग होता है आपका धान में, डिटिलेंचस एंगस्टस कवक के कारण होता है। डिटिलेंचस एंगस्टस करण जो है कवक के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39। जैसिड इज अ बैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज ऑफ पैडी? जैसिड धान के किस रोग के लिए उत्तरदायी रोग वाहक है? ब्राउन स्पॉट, भूरा धब्बा, ब्लास्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट या टुंगरो? बताइए आंसर क्या होगा। देखो यार, एक दो गलती क्वेश्चन में हो जाती है, इतना तो एग्जामिनर से भी हो जाता है आंसर की बनाते समय, है ना। तो हो जाता है एक आध क्वेश्चन में, है ना। आपके लिए 100 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। मैं रियलिटी बताऊं, अपना शेड्यूल सुबह 6 बजे से शुरू होता है। सुबह 6 बजे से सेट पेपर लगना शुरू होते हैं, 6 से 7 सेट पेपर लगते हैं। 7 बजे मैं कोचिंग निकल जाता हूँ। कोचिंग जो है सेट पेपर मतलब कि एक है, कुछ सेट पेपर हमारे घर पर ही लगाते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कोचिंग निकल जाता हूँ। तो 7 बजे से आपका जो है 8 बजे तक या 9 बजे तक एक बैच चलता है, जिसमें यूपी जी के आपका पूरा एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं 7 बजे से 9 बजे तक। फिर 9 से 10 एक और बैच चलता है। उसके बाद 10 से 11:30 तक एक आपकी प्रैक्टिस वाली बैच चलता है। प्रैक्टिस बैच मतलब कि जिसमें हम बच्चों को टारगेट देते हैं, टारगेट बच्चे पूरे करते हैं और मैं वहीं पर सुनता हूँ उनसे, ठीक है। तो लगभग आपका 12 बजे तक मैं कोचिंग से फ्री होता हूँ। कोचिंग से फ्री होने के बाद आपको कंटेंट क्रिएट करता हूँ। उसके बाद आपका जो है 3 बजे से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, पेड वाली, है ना। तो 3 बजे से आपकी 6 बजे तक जो चलती हैं वो आपकी पेड क्लासेस चलती है। पेड मतलब कि आपका जो है एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर सारी क्लासेस चलती हैं। उसके बाद 8 बजे आपको जो है सेट पेपर लेना है। कहाँ से लें, आप कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट व एप्लीकेशन का, वहां से ले सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से देखो थोड़ा सा ये कहें कि पढ़ते तो है लेकिन कभी कभार माइंड से स्किप हो जाता है और आंसर की में इसका गलत आंसर लिखा था, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा 39 का। 39 का राइट आंसर हो गया टुंगरो। जैसे धान के किस रोग के लिए जिम्मेदार है? टुंगरो डिजीज के लिए। टुंगरो रोग का क्या है? रोग वाहक है। टुंगरो रोग का क्या है? रोग वाहक है, ठीक।
एक या दो क्वेश्चन में गलती हो जाती है। नॉर्मली आपके 100 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो एक आध क्वेश्चन में जो है गलती से गलती हो जाती है, बाकी चेक कर लेते हैं, बाकी यहीं पर क्लियर कर देते हैं आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां प्रश्न है, खैरा डिजीज बार रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच राइस वेराइटी। धान की किस किस्म में पहली बार खैरा रोग देखने को मिला था? तो भैया बताइए आंसर। IR 8 में, IR 64, IR 36 या जया में खैरा रोग फर्स्ट टाइम किस में देखने को मिला था? तो भैया IR 8 में, है ना, IR 8 में खैरा रोग देखने को मिला था। पहली बार खैरा रोग कहां पर देखने को मिला था हमें? IR 8 में। कहां पर मिला था? IR 8। ठीक, IR 8 में। और यह किसकी कमी से होता है भैया? जिंक की कमी से होता है। और YL लेने ने पंतनगर विश्वविद्यालय में, ठीक है, इसकी खोज की थी, है ना। कैमरा ब्लर कर रहा है। अब भैया मोबाइल का कैमरा है, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, इतना ब्लर भी नहीं कर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, 41वां प्रश्न है, ग्रीन ईयर डिजीज इज कॉमनली अकर्ड इन द क्रॉप ऑफ। ग्रीन ईयर रोग ना सामान्यतः किस फसल में होता है? शुगर केन, गन्ना में, बाजरा, ज्वार या धान। ग्रीन ईयर किस में होता है? मिरिकल राइस। इंडिया में आपका जया है मिरिकल राइस। तो भैया किस में होता है ग्रीन ईयर? तो ग्रीन ईयर होता है आपका बाजरा में लगने वाला रोग है। किस में? बाजरा। बाजरा बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 42 है, 42वां प्रश्न है, बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज इंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। केले का बंची टॉप रोग भारत में निम्नलिखित में से किस देश से आया था? श्रीलंका से, इंग्लैंड से, हॉलैंड से या अमेरिका से? तो भैया पास क्या है? श्रीलंका है। तो कहां से आया था? श्रीलंका। केले का बंची टॉप जो है कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था आपका? जो है श्रीलंका से हुआ था। कहां से हुआ था? श्रीलंका से। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, 43वां प्रश्न है, द कॉज ऑफ ब्लैक हार्ट इन पोटैटो इज। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है कॉपर की कमी, आपका ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की बोरॉन की कमी, यहाँ पर सॉरी बोरॉन की कमी होगा, वोरॉन की कमी, बोरॉन की कमी, बोरॉन की कमी या फिर कहें पोटेशियम की कमी। तो भैया हमें पता है कि जो आलू में ब्लैक हार्ट होता है, बार बार पढ़े हैं कि भैया ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट किससे होता है आपका? ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी, O2 की कमी के कारण होता है। बहुत बढ़िया दीक्षा जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42 है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक। भारतीय पादप रोग विज्ञान के जेनर है, एंटोन डी वेरी है, PA मिचेली है, EJ बटलर है। भैया भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? बताओ जल्दी से। तो भैया जो EJ बटलर है, EJ बटलर को भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक, और विश्व में कौन है भैया? एंटोन डी वेरी। एंटोन डी वेरी भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं विश्व के अंदर। ठीक, भारत में EJ बटलर है, विश्व में एंटोन डी वेरी। अगला क्वेश्चन है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कंटेन विच अमोंग द फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ वायरस। फूल गोभी मोजेक विषाणु निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु होता है? डुअल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डुअल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। बताइए आंसर क्या होगा 45 का। तो बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो आपका जो मोजेक, कॉलीफ्लावर मोजेक या फिर कहें फूल गोभी मोजेक विषाणु है, उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। क्या होता है? डुअल स्टैंडर्ड DNA होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 है, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? PE जेनर, EJ बटलर, एरिक्सन या MK पटेल। बताइए आंसर क्या होगा। तो भैया आपके जो इम्यूनोलॉजी के जनक हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं? PE जेनर। PE जेनर को आपका इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? PE जेनर को कहा जाता है। PE जेनर को
ठीक, पीई जनरल को। आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 47 है, 47वां प्रश्न है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, आलू की धुरी कंद निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण, एलगी, शैवाल के कारण, वायरस, विषाणु के कारण, बायरॉइड के कारण, किसके कारण होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर? बताइए आंसर, राइट आंसर क्या होगा? सर मेरा नेम क्यों नहीं लेते? नागेंद्र मिश्रा जी ले लेंगे नाम, है ना? हाँ, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर 47 का। तो बच्चों बात करें तो बायरॉइड के कारण होता है पोटैटो स्पिंडल वायरस, सॉरी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो रोग होता है उसके बायरॉइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? बायरॉइड। ठीक, दीक्षा जी कह रही है नहीं पता, नहीं पता। अगला क्वेश्चन, खैरा डिजीज इन राइस कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, चावल में खैरा रोग निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी कारण होता है? जिंक, नाइट्रोजन, बोरॉन और कॉपर। सबको पता है भैया, नागेंद्र मिश्रा इतना बड़ा डी 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 लिख दिया है, डी डी डी, इतना बड़ा डी। अरे भैया नाम लेने के लिए आपने इतना डी, नागेंद्र जी इतने दांत काट रहे हो आप, इतना हंस रहे हो। जिंक की कमी से होता है, सबको पता है ना, जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, 49वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंट टू क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व फसलों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो बता दीजिए, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है आपका फास्फोरस, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है आपका कैल्शियम। बताओ आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे होती है आपकी? जो है पोटेशियम के कारण होती है। आपके पौधों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किसके कारण होती है? पोटास के कारण होती है ना, पोटेशियम के कारण। ठीक, मैंने डायरेक्टली ऑप्शन लिख दिए थे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हेन वाज द आयरिश फेमाइन अकर ड्यू टू द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आलू की पछेती झुलसा के कारण फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के परितारिक का अकाल कब पड़ा? या फिर कहे आपका आलू के पछेती झुलसा के कारण जो आपका फेमाइन पड़ा था, अकाल पड़ा था, आयरिश अकाल पड़ा था, वो कब पड़ा? 1942 में, 1885, 1845, 1965। गुड इवनिंग विनय यादव जी, जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी। 1845, बहुत बढ़िया, 1845। कन्नौज वाले भैया विनय यादव जी, गुड इवनिंग। लाइव क्लास में ऐड क्यों आते हैं? अब क्या करें भाई, आते हैं तो, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? बर्जेंडी मिक्सचर, बोर्डेक्स मिक्सचर, मेटल एक्सेल या फिर कहें वेनोमिल, किसके द्वारा जो है डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल किया जाता है? तो भैया इसमें हम बोर्डेक्स मिक्सचर, बोर्डो मिक्सचर का प्रयोग करते हैं डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल के, डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपका बोर्डेक्स मिक्सचर। देखो नागेंद्र ने आंसर कर दिया बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु डिस्कवर्ड द सैटेलाइट वायरस, सैटेलाइट वायरस की खोज किसने की थी? शेफर्ड एटल, टियोडाइनर ने, कसानिस ने, एच फ्लोर ने, किसने आपके सैटेलाइट वायरस की खोज की थी? तो भैया कसानिस ने सैटेलाइट वायरस की खोज की थी। किसने की थी? कसानिस ने जो है सैटेलाइट वायरस की खोज की थी। हाँ, पीआर मिलार्डेट ने जो है बोर्डेक्स मिक्सचर दिया। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज इज अ डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम ऑफ, मक्का की व्हाइट बर्ड या सफेद कली रोग किसकी कमी का लक्षण है? आयरन, जिंक, पोटेशियम या फास्फोरस, किसकी कमी के कारण होता है? बताइए आंसर। 53
क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर जिंक, आपका जो व्हाइट वर्ड होता है मक्का में, ये किससे होता है? आपका जिंक की कमी से होता है। किससे होता है? जिंक की कमी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध की अवधारणा किसने दी थी? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रतिरोध की अवधारणा किसने दी थी? बताइए आंसर। हमारी कोचिंग कानपुर में नहीं है, ललितपुर में है। झांसी के पास पड़ता है ललितपुर, झांसी के पास ललितपुर पड़ता है। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? के आर कीर्तिकर द्वारा, ऑप्शन बी है टीजे ब्यूरेल द्वारा, बेंडर प्लैंक द्वारा, एरिक्सन द्वारा। किसके ने दो है आपका क्षैतिज व आपको ऊर्ध्वाधर रेसिस्टेंस या प्रतिरोध की अवधारणा दी थी? तो भैया किसने दी थी? ये दी थी आपकी बेंडर प्लंक ने। किसने दी थी? बेंडर प्लंक ने, बेंडर प्लैंक ने, बेंडर प्लैंक ने। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के जनक कौन है? ब्रिजरैंक, थियोफ्रास्टस, बीबी मुंडकर, ब्रिफेल्ड, कौन कहे जाते हैं? तो यह ब्रिजरैंक को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ब्रिजरैंक को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। सर कौन से फोन से वीडियो लाइव कर रहे हो? रियलमी का 11X है, रियलमी का 11X है। ठीक है, क्या करें भाई, आप लोग शेयर करते नहीं हो। अब मोबाइल से ही काम चलाना पड़ेगा। क्वालिटी चाहिए तो शेयर करो, अच्छा कैमरा लाएंगे फिर अच्छी क्वालिटी लाएंगे। ठीक है, आप लोगों को देखिए, आप लोग शेयर करें या ना करें, हमें तो देखो सारी कुछ आपके लिए अच्छी करनी ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे होगा। अभी आपके लिए डिजिटल बोर्ड लाए हैं, धीरे धीरे सारी चीजें ले आएंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल काम चलने दीजिए। धन्यवाद हैंगओवर जी। अभी सारा सिस्टम नहीं है, सारी चीजें काम चला रहे हैं अभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो? निम्नलिखित में से कौन सा आम का कटाई उपरांत शारीरिक विकार है? इंटरनल नेक्रोसिस, आंतरिक परिगलन, सैप बर्न, स्पॉन्जी टिश्यू या स्पंजी ऊतक, या ब्लैक टिप या काली नोक? बताइए आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा आम का कटाई उपरांत शारीरिक विकार है? जल्दी से आंसर करा दो। कटाई उपरांत, हाँ हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल विश्वकर्मा जी, एक दिन जरूर लाएगी। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो भैया सैप बर्न जो है शारीरिक विकार हो जाता है आपका कटाई उपरांत। कौन सा हो जाता है? सैप बर्न, ऑप्शन बी सैप बर्न। ठीक, ऑप्शन बी सैप बर्न जो है आपका शारीरिक कटाई उपरांत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायरल डी ट्रांसफर सीड एज बीज द्वारा प्रसारित विषाणु जनित रोग कौन सा है? बीज द्वारा प्रसारित विषाणु रोग, डाइबैक, सीसरम्बी क्षय, कैंकर, सोरोसिस या एक्जांथीमा। कौन सा रोग जो है आपका सीड द्वारा, कौन सा वायरल डिजीज आपका जो है या फिर कहें विषाणु जनित रोग बीज द्वारा फैलता है? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों जो आपका सोरोसिस है, पी यहां पर साइलेंट है, सोरोसिस है, ये आपकी बीज द्वारा फैलने वाली एक वायरल डिजीज है या फिर कहें आपका विषाणु जनित रोग है। कौन सा? आपका सोरोसिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58, बोर्डेक्स मिक्सचर इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल बोर्डो मिश्रण आमतौर पर नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, उपरोक्त सभी। तो भैया ये सभी के लिए आपका, चाहे एंथ्रेक्नोज हो, चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो, चाहे ब्लाइट हो, सभी के लिए, इन तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है आपका बोर्डेक्स मिक्सचर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट इज, कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कीट को मारने के लिए नहीं, कीट को मारने के लिए कीट को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बनाए रखना, कीट के स्तर को कम करने के लिए। भैया आपका जो है ये कहें कि आपका जो कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंसेक्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, एकीकृत कीट प्रबंधन का या कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये रहे ऑप्शन, जल्दी से पढ़ लो, आंसर करो जल्दी से। तो भैया जो आपका कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है तो भैया वो है कीट को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बनाए रखना, मतलब कि वो आर्थिक क्षति ना करते रहें, उससे नीचे ही बनाए रखना क्या है आपका जो है कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कीट को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बनाए रखना, कीट को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बनाए। अगला क्वेश्चन है, सेल्फोस टेबलेट आर यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, सेल्फोस टेबलेट का उपयोग किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? कोकोनट माइट से नारियल माइट, कपास की इल्ली, चना का तना छेदक या भंडारण कीट के लिए। किसके लिए प्रयोग की जाती है सेल्फोस टेबलेट? सेल्फोस टेबलेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों जो आपका स्टोरेज या भंडारित कीट जो होते हैं उनके कंट्रोल के लिए आपका क्या करना पड़ता है? आपका सेल्फास का प्रयोग किया है किसके लिए? आपके भंडारित कीट के नियंत्रण के लिए, भंडारण कीट के नियंत्रण के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61 है, सुगर कैन लीफ हॉपर पायरेला परप्यूसिला इज कंट्रोल बाय रिलीज ऑफ लेपिडोप्टेरन पैरासिटोइड। गन्ने के पत्ती हॉपर पायरेला परप्यूसिला को लेपिडोप्टेरा परजीवी को छोड़कर कर नियंत्रण किया जाता है। एपिरिकाना, मेलानोल्यूका, ग्रेनुलोसिस वायरस या फिर कहें स्टर्मियोसिस इन्फेरेंस के से नियंत्रित किया जाता है, या फिर कहें ऑप्शन डी है ट्राइकोडर्मा चिलोनस। आपका जो पत्ती गन्ने के पत्ती हो पायरेला परप्यूसिला है कुछ लेपिडोप्टेरॉन परजीवी को छोड़कर नियंत्रित किया जाता है। बताइए आंसर क्या होगा? तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो एपिरिकाना मेलानोल्यूका, एपिरिकाना मेलानोल्यूका के कारण जो है या फिर कहें इससे जो है नियंत्रित किया जाता है किसके? लेपिडो आपका पत्ती हॉपर को। ठीक, किसके द्वारा? एपिरिकाना लेप्यू मेलानोल्यूका, एपिरिकाना मेलानोल्यूका से आपका नियंत्रण किया है पत्ती हॉपर को। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 62, प्रश्न नंबर 62 है, स्केलेटिनाइजेशन ऑफ टोबैको लीव्स इज कॉल्ड बाय, तंबाकू पत्तों का कंकालीकरण किसके कारण होता है? एफिड माइजस पर्सिका के कारण, माइजस पर्सिका के कारण। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन ए देख लो जल्दी से, व्हाइट फ्लाई के कारण, बेमेसिया टबैकी, टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू कैटरपिलर, या टोबैको स्टेल गॉल या तंबाकू स्टेम गॉल, फैथोरोमिया होलोपिया होलियोपा होलियोपा पैथोरीमिया हेलियोपा हेलियोपा। बताइए आंसर, राइट आंसर क्या होगा? तो आपका जो है देखो यार, पहले क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो तंबाकू के पत्तों का कंकालीकरण है वो किसके कारण होता है? तो भैया वो होता है आपका तंबाकू कैटरपिलर या फिर कहें आपका स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, तंबाकू कैटरपिलर या फिर कहें स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा के कारण जो है आपका तंबाकू में कंकालीकरण हो जाता है। क्या होता है? कंकालीकरण होता है। ठीक, तंबाकू में कंकालीकरण होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 63 है, Which of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित तो कौन से सही सुमेध नहीं है? पटेटो आलू, पटेटो ट्यूबर मौत, आलू कंद मौत, ग्रब्स, राइस बीबल चावल का घुन, ग्रब एंड एडल्ट आपके यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की अवस्थाएं हैं। पल्स बीटल ग्रब नुकसान पहुंचाए, लेजर ग्रेन बोरर का ग्रब एंड एडल्ट कौन नुकसान पहुंचा? डैमेज यहाँ पर जो है मैच कौन सा नहीं करता है? राइट आंसर बताइए। 63 यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है?
तो बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो यहाँ पर पोटैटो ट्यूबर मौत, आलू कंद मौत जो है गर्भ अवस्था में नुकसान नहीं पहुंचता, तो यहाँ पर ये मैच नहीं है। बाकी राइस वीवल आपका गर्भ एंड एडल्ट अवस्था में, पल्स बीटर गर्भ, और आपका लेजर ग्रेन बोरर भी आपका गर्भ अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 64 है, सर्विक्स इज लोकेटेड बिटवीन, गर्भाशय ग्रीवा किसके बीच होता है? हेड एंड प्रोथोरेक्स, सिर और मेसोथोरेक्स, एंटीना और प्रोथोरेक्स, या फिर कहें आपका इनमें से कोई नहीं। आपका जो सर्विक्स होता है वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर स्थित होता है? तो यह सर्विक्स जो होता है वो हेड और प्रोथोरेक्स के बीच होता है। कहाँ पर होता है? हेड और प्रोथोरेक्स के बीच क्या होता है? सर्विक्स होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड इज बेस्ट फिटेड, बांझ कीट मुक्ति विधि सबसे उपयुक्त है फल मक्खी के लिए, दीमक के लिए, टिड्डा के लिए, कॉकरोच के लिए? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो भैया जो स्टेराइल है या बांझ कीट मुक्त विधि है वो आपकी फल मक्खी के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? आपकी फल मक्खी के लिए। ठीक, यहां पर 65 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं कृषि के। अगले जो क्वेश्चन है वो है आपके कंप्यूटर की, इनको बढ़िया से आंसर करिएगा आप लोग। कंप्यूटर भाग 2 है, कंप्यूटर का 66वां या फिर कहें कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन और सेट का 66वां प्रश्न है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक या एडसेक? पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक है, एडवेक है, यूनिवेक है या एडसेक है? कौन सा है? राइट आंसर बता दो बच्चों। तो भैया जो आपका एनिएक है ये पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, कौन सा? एनिएक। ठीक, एनिवेक नहीं है, एनिएक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, एल्गोरिथम है, आउटपुट डिवाइस है? लाइट पेन या जॉयस्टिक क्या है? तो ये जॉयस्टिक और लाइट पेन जो होते हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइस है, एक प्रकार क्या है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। क्या है बच्चों? इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 68 है, टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है लाइट, प्रेशर, क्लिकिंग, अंगुलियों के परों से गर्मी के एहसास? बताइए आंसर क्या हो? टच पैड को रिस्पॉन्ड कौन करता है? तो भैया टच पैड को जो रिस्पॉन्स करता है वो है आपका प्रेशर। आप किसी चीज को टच करते हो वो प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर तो पड़ता है ना, तो प्रेशर जो है कंट्रोल करता है। कौन नियंत्रित करता है? आपका रिस्पॉन्ड करता है आपका प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप। OCR का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन? बताइए आंसर क्या होगा? OCR का पूर्ण रूप, OCR का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 69 है, आंसर कीजिए। तो यह OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है पूर्ण रूप है किसका? आपका बच्चों OCR का। OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70 है, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर टेक्स्ट व दोनों को, इनमें से कोई नहीं? तो भैया स्कैनर तो सबको स्कैन करता है, पिक्चर को भी करेगा, टेक्स्ट को भी करेगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। स्कैनर स्कैन करता है, पिक्चर को भी करता है और आपका जो है किसको करता है? टेक्स्ट दोनों को करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट या मॉनिटर? बताइए आंसर क्या होगा? आपका जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन होती है उसमें बहुत सारे पिक्सल होते हैं ना, उस संख्या को क्या कहते हैं? तो भैया रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन कहा जाता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रेजोल्यूशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 72, 72वां प्रश्न है, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है लेजर, डॉट मैट्रिक्स, मैनुअल या इम्पैक्ट। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार कौन सा है, बताइए आंसर जल्दी से, तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। बताइए आंसर क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार कौन सा है। प्रिंटर आपसे पूछे गए हैं, आपके सिलेबस में है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है, वो है भैया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा है, इम्पैक्ट। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन छापता है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन छापता है, 100 से 200, 200 से 2000, 5 से 50 या 5 से 100। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन छापता है, क्वेश्चन नंबर 73 है। तो भैया 200 से 2000, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 के बीच क्या छापता है, आपकी लाइन छापता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर में लोगो क्या है, कमांड, प्रोग्रामिंग भाषा, निर्देश या प्रोग्राम। कंप्यूटर में लोगो क्या होता है, वैसे लोगो नहीं है, ये वो वाला लोगो नहीं है, कमांड है, प्रोग्रामिंग भाषा है, निर्देश या प्रोग्राम है। लोगो क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर लोगो क्या है, ये हमारी ब्रांड का लोगो नहीं है, ये लोगो अलग है, ये वाला लोगो अलग है। तो यह लोगो क्या होता है, तो वो होता है आपका प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर में लोगो क्या है, आपकी जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक, क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा। अगला क्वेश्चन है, कोबॉल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज में सीओ किसको इंगित करता है। कोबॉल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज में आपका सीओ जो है किसको इंगित करता है, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन को, या फिर कहें कॉमन ऑपरेटिंग को, या फिर कहें कंप्यूटर ओरिएंटेड को। कोबॉल में बिजनेस को ओरिएंटेड लैंग्वेज में सीओ किसको इंगित करता है, क्या बताता है सीओ भैया। तो भैया सीओ आपका जो है क्या बताता है, तो सीओ बताता है कॉमन को, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो कॉमन को बताता है, कॉमन को बताता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, 76 है, वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है, सी या C++ में, फोर्ट्रैन में, SQL में, HTML में। तो भैया जो वेब पेज बनते हैं वो आपके HTML में बनते हैं, किस में बनते हैं, HTML में। ठीक, वेब पेज किस में बनते हैं बच्चों, आपके जो है HTML में बनाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, कोबॉल क्या है, कोयले की राख, नई तोप है, कंप्यूटर भाषा है, विशेष गेंद है। तो भैया एक कंप्यूटर भाषा है। कोबॉल क्या है बच्चों, एक कंप्यूटर भाषा है। कोबॉल क्या है, एक कंप्यूटर भाषा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78 है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, बिट्स में, बाइट से, मिलीमीटर से, मीटर से। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है, तो भैया बाइट से मापी जाती है। किससे मापी जाती है बच्चों, बाइट से मापी जाती है। किससे मापी, बाइट से। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है, बाइट से। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, बाइट है, बिट है, रिकॉर्ड है, या फिर कहे फाइल है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई तो भैया कौन सी है, बिट है। बिट जो है सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर भाषा की। अगला क्वेश्चन है, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार बाइट्स एक्सेस कर सकता है, 4, 8, 16 या 32। कितने बाइट एक्सेस कर सकता है, तो ये 4 बाइट। एक 32 बिट का वर्ड कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट एक्सेस कर सकता है। कितने बाइट एक्सेस कर सकता है आपका, 4 बाइट, 4 बाइट एक्सेस कर सकता है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय जो मथुरा की स्थापना कब हुई, 1874 में, 1810, 1857 या 1975। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है आपका, आपका 1.5 घंटा हो गया है क्लास को, है ना।
बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। आपका जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? तो भैया 1874 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1874। ऑप्शन ए 1874। 1857 में आपकी क्रांति हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा? मथुरा से, अहिच्छन से, कौशाम्बी या राजघाट से? कहां से बच्चों? तो इसका पता लगा था हमें कौशाम्बी से। घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा कहां से? आपका कौशाम्बी से पता लगा था। कहां से लगा था बच्चों? कौशाम्बी से पता लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83, 83वां प्रश्न है बच्चों, उत्तर प्रदेश किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? कानपुर में, इलाहाबाद में, मथुरा या लखनऊ? राइट आंसर बताइए। तो भैया लखनऊ के अंदर भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। कहां पर? आपका लखनऊ के अंदर। कहां पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय है? तो वो है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित है? दो पुरातत्व संग्रहालय किस नगर में है? वाराणसी में, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में? कहां पर जो है दो पुरातत्व संग्रहालय हैं? जल्दी से आंसर कर दो। तो भैया जो वाराणसी है, कहां पर? वाराणसी के अंदर उत्तर प्रदेश के जो है दो पुरातत्व संग्रहालय। कहां पर बच्चों? वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर जो है उत्तर प्रदेश के दो पुरातत्व संग्रहालय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 है, 85वां प्रश्न देखिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां स्थित है? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद या लखनऊ में? कहां पर स्थित है भैया? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रदेश में कहां स्थित है? तो भैया वो आपका है लखनऊ के अंदर। कहां पर है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय? लखनऊ के अंदर है। कहां पर है बच्चों? लखनऊ के अंदर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86, 86वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? दिसंबर 1957 में, नवंबर 1962 में, जनवरी 1959 में, फरवरी 1960 में? उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? बताइए आंसर क्या होगा 86 का। तो भैया दिसंबर 1957 में। कब हुआ था आपका? दिसंबर 1957 में हुआ था। ठीक, दिसंबर 1957 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87, 87वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में? उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए आंसर। तो भैया उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन जो हुआ था वर्ष 2005 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का क्या होता? गठन हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, MCA 21 परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, प्रशासनिक सुधार एवं लोक? किसके द्वारा MCA 21 परियोजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भैया ये शुरू की गई थी आपकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। किसके द्वारा शुरू की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा जो है आपका MCA 21 जो है परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश में लोकवाणी का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? लोकवाणी का प्रारंभ सर्वप्रथम किस में हुआ था? सीतापुर, रामपुर, गाजीपुर या झांसी में? उत्तर प्रदेश में लोकवाणी का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? उत्तर प्रदेश में लोकवाणी का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? तो यह सीतापुर में हुआ था। सीतापुर वालों बता दो जल्दी से आंसर, है ना। सीतापुर के अंदर जो है उत्तर प्रदेश में लोकवाणी का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? सीतापुर। ऑप्शन ए सीतापुर।
अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर प्लांट की स्थापना की गई आगरा में, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर। फ्रांस के सहयोग से फ्रांस के सहयोग से फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर प्लांट की स्थापना की गई। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर प्लांट की स्थापना कहां पर की गई थी बच्चों? तो भैया वो की थी मिर्जापुर में। कहां पर? मिर्जापुर में। फ्रांस के सहयोग से बृहद सोलर प्लांट की स्थापना कहां पर हुई थी? मिर्जापुर में हुई थी। कहां पर हुई थी? मिर्जापुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91 है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर, टॉस नदी पर, रिहंद नदी या कन्हार नदी पर? बताइए आंसर क्या होगा यहां पर। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर, टॉस नदी पर, रिहंद नदी पर, कन्हार नदी पर? ये नहीं पता होगा फ्रांस की सहायता से, है ना। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो भैया जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है रिहंद नदी पर है। कहां पर है बच्चों? रिहंद नदी। कहां पर है? रिहंद नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, गंगा एक्सप्रेस वे किस जनपद से गुजरता है? एटा, प्रतापगढ़, मैनपुरी, इटावा। गंगा एक्सप्रेस वे किस जनपद से होकर गुजरता है? बताइए आंसर क्या होगा। गंगा एक्सप्रेस वे किस जिले से होकर गुजरता है? तो भैया प्रतापगढ़ से। गंगा एक्सप्रेस वे किस जनपद से गुजरता है? प्रतापगढ़ से। अगला क्वेश्चन, लोहिया ग्रामीण बस सेवा प्रदेश में कब प्रारंभ हुई थी? 2015, 2018, 2021 या 2022 में? लोहिया ग्रामीण बस परियोजना या बस सेवा प्रदेश में कब शुरू हुई थी? तो भैया 2015 में हुई थी। 2015 में कब? योगी जी के आने से पहले। योगी जी के आने से पहले लोहिया ग्रामीण बस सेवा प्रदेश में कब साल चालू हुई थी? 2015 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। 94 का राइट आंसर। तो भैया हमारे उत्तर प्रदेश में लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट दोनों पाए जाते हैं। लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट जो है दोनों पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से? लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। अब देखो हमारा जो योगी जी, हमारे जो सीएम साहब है, वो कहते हैं 6 महीने में 40,000 भर्तियां पूरी करा लेंगे। 20,000 भर्तियां 2 साल से अटकी हुई हैं, वो तो हुई नहीं है ना। 40,000 करा लेंगे, उपचुनाव है ना, तो ऐसे वादे करेंगे ये। ठीक है, हमारा एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में हो जाए तो बहुत है ना। इस हफ्ते जो है एजेंसी फाइनल हो जाएगी और एग्जाम होने के जो है चांसेस हैं, लेकिन 100% चांसेस नहीं है। 99 या फिर कहें 90% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में होगा, लेकिन 10% चांसेस ऐसे भी हैं कि नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के काम कैसे हैं, बिल्कुल से ऐसे चलते हैं। आपको जो है वैकेंसी ही आपकी कब 5 साल बाद लाए हैं। ठीक है, देखो क्या होता है। देखो कोई के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो सभी का है। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट आलसी, गवर्नमेंट के कर्मचारी क्या है? आलसी है। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उसके बाद आलसपन आने लगता है ना। तो इस वजह से वही तो कह रहा हूं, प्राइमरी शिक्षक की एक भी वैकेंसी नहीं मिली है। आपको देखो जरूरत है, कृषि विभाग में बहुत सी वैकेंसियां हैं। जो कृषि निदेशालय वो कहता है कि भैया हमें मतलब कि ये कहें स्टाफ चाहिए, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पता है कि सोता हुआ है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर लाइमस्टोन डोलोमाइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, कोई खिलाफ हो जाएगा हमारे, है ना अभी हाल। अगला क्वेश्चन है, हीरा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है कानपुर में, कल्याणपुर, बांदा या कन्नौज? हीरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? देखो आप लोग तो प्रिपरेशन करते रहिए। अरे अच्छा है, प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल,
जो बच्चे देखो, कुछ बच्चे ऐसे जो लास्ट टाइम के लिए बैठे रहेंगे, ठीक है, तो बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहिए, पेपर कभी भी हो, ठीक है। तो बताइए आंसर, उत्तर प्रदेश में हीरे कहां पाए जाते हैं? चलो हीरे लेने चलते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? चलो बांदा चलते हैं। कहां पर? बांदा। बांदा जो है पन्ना के आसपास है भैया, एमपी में पन्ना, यहां पर बांदा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडारण कहां पाया जाता है? सिंगरौली क्षेत्र में। कहां पर पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो, आप लोग कम से कम, आपको एग्रीकल्चर का 4 से 5 रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तब एग्रीकल्चर पक्का होगा, है ना। 4 से 5 रिवीजन करना है। सिंगरौली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 97 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 8 है, 7, 6 या 10? कितने रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश में? बताइए जल्दी से। तो भैया 10 रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। कितने रामसर स्थल? 10। हाँ, 70 पार तो जाए नहीं है, क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं अब की बार। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा या मथुरा? तो हमें सबको पता है कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। कहां पर सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99 है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी को? तो भैया 24 जनवरी को सभी को पता है कि 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो भैया 9 राज्यों से मिलती है, ठीक है। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से, जिसमें से 8 तो नॉर्मल राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य, तो 9 राज्य हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर 9। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। देखो, हमारी सलाह यही है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन देखो, हमारा कंपटीशन उनके साथ नहीं है जो एसीसी से हैं, ठीक है, ये समझ लेना। जितने बच्चे एसीसी से हैं उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। सीधा रिलैक्स रहें, वो तो एसीसी वालों से दूर रहें, है ना। तो एसीसी वालों से कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, ठीक है। कंपटीशन उनसे है जो पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो तो एएफओ वाले पढ़ रहे हैं, एसीसी में तो एएफओ का पढ़ रहे हैं। एएफओ बनोगे, ठीक है, और वो भी नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं आता वहां से, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट